हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म VKEDU चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। दोस्तों, कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से एक नए मोटिवेशन, एक नए जोश और एक नए उत्साह के साथ हम आपका स्वागत करते हैं SSC CGL 2022 के एग्ज़ाम में जो है GS GK के पार्ट में बेस्ट स्कोर करने के लिए आप सभी दोस्त प्रतिदिन 8 बजे ज़रूर जुड़ें। दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ तू ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और फटाफट से आप सभी लोग लाइक और शेयर कर दीजिए तथा अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। दोस्तों, बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, इसका एकदम करेक्ट आंसर है बांग्लादेश के जो बैंक के संस्थापक है उनका नाम है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। क्या नाम है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इसका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की अगर बात करी जाएगी दोस्तों, तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में चटगांव विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के द्वारा की गई थी। दोस्तों, बात करी जाएगी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को, तो दोस्तों प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को इनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दोस्तों, अभूतपूर्व कार्यों के लिए दोस्तों इन्हें नोबेल पुरस्कार से सन 2006 में सम्मानित किया गया था। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, नोबेल पुरस्कार से सन 2006 में सम्मानित किया गया था। अगर बात की जाएगी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की, तो दोस्तों ये बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। फटाफट से आप सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर कर देंगे। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन का क्या महत्व है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। यह हमें अम्लीय वर्षा से बचाती है, यह हमें बर्फबारी से बचाती है, या हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है, या फिर यह हमें वर्षा से बचाती है। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों, अगर बात करी जाएगी पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन का महत्व क्या है, तो दोस्तों यह हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों ओजोन परत की, ध्यान से देखेंगे। अगर बात करी जाएगी ओजोन परत की तो सभी दोस्त देखेंगे एकदम। तो अगर बात करी जाएगी दोस्तों ओजोन परत की, सबसे पहले दोस्तों ओजोन को समझते हैं। तो ओजोन को दोस्तों O3, इसका फार्मूला क्या होता है? O3 दोस्तों, O3 इसका फार्मूला होता है। अगर बात की जाएगी ओजोन, तो ओजोन कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? ओजोन पाई जाती है ओजोन मंडल में। कहाँ पर पाई जाती है? ओजोन मंडल में दोस्तों ओजोन गैस पाई जाती है। और ओजोन मंडल में यह कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है दोस्तों? 32 किलोमीटर से लेकर 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक कौन सी गैस का आवरण पाया जाता है? ओजोन मंडल पाया जाता है। और इस मंडल में ओजोन की एक पतली परत पाई जाती है जिसे सुरक्षा कवच का नाम दिया गया। किस कवच का नाम दिया गया? सुरक्षा कवच का नाम दिया गया है। यह हमें जो है यूवी रेस से बचाती है। किससे बचाती है? यूवी रेस से बचाती है, अल्ट्रा वायलेट रे या फिर पराबैंगनी किरणों से बचाती है। दोस्तों, यह जो परत है अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, जिससे कि जो है हानिकारक जो किरणें हैं वो पृथ्वी तक आने से जो है बचती हैं या फिर उन्हें रोक लेती हैं। लेकिन दोस्तों अभी हाल ही में आए रिपोर्ट्स के अनुसार जो है ये कहा जा रहा है कि ओजोन परत जो है इसमें काफ़ी क्षय हो रहा है, ओजोन परत जो है उसमें ह्रास हो रहा है। और जिसका मुख्य कारण क्या है दोस्तों? ओजोन परत के ह्रास का या फिर पतन का मुख्य कारण क्या बनना है? तो दोस्तों जो आपके घरों से निकलने वाले, जो लोगों के घरों से निकलने वाले एयर कंडीशनर या फिर रेफ्रिजरेटर जिन्हें फ्रिज कहते हैं दोस्तों, इनसे एक गैस निकलती है जिसे कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दोस्तों क्लोरोफ्लोरोकार्बन इस ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस मानी गई है। दोस्तों, अगर बात की जाएगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो दोस्तों इसमें सक्रिय क्लोरीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सक्रिय क्लोरीन पाई जाती है, जो कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ओजोन के बारे में, ओजोन परत के बारे में, ओजोन मंडल के बारे में तथा ओजोन परत के क्षय के बारे में संपूर्ण जानकारी
प्राप्त कर ली। इसी तरीके से हम लोग लास्ट तक सेशन में सीखते रहेंगे। सभी दोस्त एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या अच्छे से मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश रिकॉर्ड में रैयत का क्या अर्थ है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। रैयत का क्या अर्थ है? व्यापारी, बुनकर, आढ़तिया या फिर किसान। तो दोस्तों रैयत का क्या अर्थ है? तो रैयत 18वीं शताब्दी में रैयत का अर्थ है किसान। दोस्तों 18वीं शताब्दी में रैयत का एक अर्थ क्या है? किसान। दोस्तों 18वीं शताब्दी में ही दोस्तों एक नए बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। दोस्तों ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक नए बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी ब्रिटिश के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिसका नाम था रैयतवाड़ी बंदोबस्त। क्या नाम था? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी बंदोबस्त। दोस्तों बात की जाएगी रैयतवाड़ी बंदोबस्त की, तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त दोस्तों कब ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों? तो इसकी शुरुआत की अगर बात करी जाएगी तो 1792 में दोस्तों, 1792 में तमिलनाडु के 12 महल से इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से बात की जाएगी? तमिलनाडु के 12 महल से। 12 महल से इसकी स्टार्टिंग हुई। तमिलनाडु के 12 महल से इसकी शुरुआत हुई। दोस्तों अगर बात करी जाएगी यह व्यवस्था भारत के कितनी भूमि पर लगती है? तो यह भारत के दोस्तों 51% भूमि पर लगती है। 51% भूमि पर रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है यह लागू की गई थी। तो रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। तो इसके साथ में हम लोगों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो है इसको भी देखा। तो रैयत शब्द का अर्थ होता है दोस्तों किसान। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है, जिसे हब या स्विच की तरह सभी नोड्स केंद्रीय कनेक्शन बिंदु से अलग अलग जुड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी या फिर ट्री टोपोलॉजी। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों एक लोकल एरिया नेटवर्क के टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? स्टार टोपोलॉजी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिम राजस्थान के मांगड़ियों द्वारा बजाए गए तंत्री वाद्य यंत्र का उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो कौन सा संगीत वाद्य यंत्र पश्चिम राजस्थान के मांगड़ियों द्वारा बजाए गए तंत्री वाद्य यंत्र का एक उदाहरण है? तुम्बा, मंजीरा, झांझ या फिर कामीचा। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है कामीचा। कामीचा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। पश्चिम राजस्थान के मांगड़ियार समुदाय द्वारा बजाए गए तंत्री वाद्य यंत्र कामीचा है। ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों वर्ष 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की अगर बात करी जाएगी तो ऑस्ट्रेलिया ने इसकी मेजबानी की थी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और इसके ठीक 4 वर्ष बाद अभी 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम में हुआ। कहाँ पर हुआ दोस्तों? बर्मिंघम में हुआ। बर्मिंघम, और बर्मिंघम ये आपका कहाँ पर पड़ता है दोस्तों? बर्मिंघम आपका पड़ता है इंग्लैंड में, जहाँ पर दोस्तों राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राशि के मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? तापमान का केल्विन होता है, दाब का पास्कल होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, वजन का घन मीटर होता है। तो इसमें कौन सा गलत है, कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसमें देखेंगे एक बार, तापमान का केल्विन होता है कहीं, दाब का पास्कल होता है, वजन का, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, लेकिन दोस्तों वजन का घन मीटर नहीं होता है, क्योंकि इसमें मीटर दिया हुआ है और मीटर से किसी भी वस्तु का वजन नहीं निकाला जा सकता है। तो ये आपका गलत सुमेलित है, इसलिए यही आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। किस भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986 के लिए पॉकेट वीटो का उपयोग किया है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों 1986 में पॉकेट वीटो का उपयोग करने वाले भारतीय राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो दोस्तों इनका नाम है ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ज्ञानी जैल सिंह। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग 1986 में किया। कब किया? 1986 में। अगला जो है देखेंगे ध्यान से, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्राचीन भारत में
मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राजा ने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगर बात की जाएगी चंद्रगुप्त मौर्य ने किस शासक को हरा कर, तो दोस्तों नंद वंश के शासक घनानंद को हरा कर। दोस्तों नंद वंश के शासक घनानंद को हरा कर, दोस्तों घनानंद को पराजित करके दोस्तों इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। और साथ ही साथ में इन्होंने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी पराजित किया। और चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा जाता है दोस्तों? सेंड्रोकोटस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोटस किसे कहा जाता है दोस्तों? सेंड्रोकोटस की अगर बात करी जाएगी दोस्तों चंद्रगुप्त को कहा जाता है। चंद्रगुप्त की बात करी जाएगी दोस्तों तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है ऑनलाइन बुनियादी ढांचे। ध्यान से देखेंगे, ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट में कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना को शुरू किया गया है? एक बार पुनः इस प्रश्न को रिपीट करेंगे और सही आंसर आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट कनेक्टिविटी में वृद्धि करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किस सरकारी योजना को शुरू किया गया है? डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, अमृत योजना या फिर स्टैंड अप योजना? स्टैंड अप इंडिया। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है डिजिटल इंडिया। दोस्तों डिजिटल इंडिया जो है ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार और इंटरनेट से कनेक्टिविटी वृद्धि करने के लिए दोस्तों डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया गया। दोस्तों अगर बात की जाएगी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को कब से शुरू किया गया, तो 1 जुलाई सन 2015 से शुरू किया गया। डिजिटल इंडिया को कब से स्टार्ट किया गया? 1 जुलाई सन 2015 से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। राजस्थान में, कर्नाटक में, केरल में या फिर तमिलनाडु में? सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगर बात की जाएगी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है, तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है कर्नाटक। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किस प्रदेश में स्थित है दोस्तों? कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में स्थित है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं? भारत का उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगर बात करी जाएगी दोस्तों राज्यसभा की, तो राज्यसभा को दोस्तों क्या कहते हैं? उच्च सदन। दोस्तों क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। और राज्यसभा की अगर बात करी जाएगी दोस्तों तो यह एक स्थायी सदन है। क्या है? स्थायी सदन है राज्यसभा। अगर बात करी जाएगी दोस्तों राज्यसभा की, तो इसमें जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव जो है 1/3 सदस्यों का चुनाव 1/3 सदस्यों का चुनाव हर दूसरे वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष होता है। हर दूसरे वर्ष होता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? दोस्तों कौन सा इनपुट डिवाइस है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। स्कैनर, मॉनिटर, स्पीकर या फिर प्रोजेक्टर? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है स्कैनर। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी अगर बात की जाएगी मॉनिटर हो गया आपका, अगर बात करी जाएगी आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं और इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो इसे हम लोग देख लेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ सीजीएल की मेंस एग्जाम में भी आपके कंप्यूटर के 20 नंबर का आपका आने वाला है। कहीं ना कहीं उसमें आपका बहुत ज़्यादा यह सब मदद करने वाला है। तो दोस्तों अगर बात करी जाएगी इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से हैं, सभी दोस्त देख लेंगे। इनपुट डिवाइस के उदाहरण कौन कौन से? तो इनपुट डिवाइस की अगर बात करी जाएगी तो इसके उदाहरण है स्कैनर हो गया, कीबोर्ड,
स्कैनर हो गया, कीबोर्ड हो गया, और आपका ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर हो गया। और दोस्तों अगर बात करी जाएगी इसमें ये आपके क्या हैं दोस्तों, और इसके साथ ही साथ में लाइट पेन कहा जाएगा, लाइट पेन, और आपका ट्रैक बॉल और जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल और आपका जॉयस्टिक, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। जॉयस्टिक ये आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस है। अगर बात की जाएगी दोस्तों मॉनिटर की, स्पीकर की, प्रोजेक्टर की, तो ये दोस्तों इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक पहाड़ में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार है? बॉक्साइड, कोयला, कच्चा लोहा या फिर अभ्रक। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों छत्तीसगढ़ में स्थित अमरकंटक के पहाड़ की अगर पठार में कौन से खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है बॉक्साइड। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ के अमरकंटक पठार में बॉक्साइड खनिज की प्रचुर मात्रा में भंडार है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पठार भारत में स्थित नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मैकल, मालवा, विंध्याचल या फिर छोटा नागपुर। तो दोस्तों मालवा, छोटा नागपुर और विंध्याचल ये तो भारत में स्थित है, लेकिन दोस्तों मैकल जो पठार है ये पठार आपका भारत में स्थित नहीं है। दोस्तों मैकल पठार की बात करी जाएगी, यह एक अंतः पर्वतीय पठार है। कैसा पठार है? अंतः पर्वतीय पठार है। और यह किस देश में स्थित है दोस्तों? तो अगर बात की जाएगी मैकल पठार की, तो यह दोस्तों अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है? अमेरिका के अलास्का प्रांत में है। कहाँ पर है? अमेरिका के अलास्का प्रांत में है आपका मैकल पठार। अलास्का प्रांत में है मैकल पठार। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। मृदा द्रवीकरण, सुनामी, हिमस्खलन या फिर भारी वर्षा। तो कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं है? कौन सा भूकंप का प्रभाव नहीं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है भारी वर्षा। अगर बात की जाएगी भारी वर्षा की दोस्तों, तो भारी वर्षा जो है ये भूकंप का प्रभाव नहीं है। बाकी अगर बात की जाएगी मृदा द्रवीकरण, सुनामी व हिमस्खलन आदि जो हैं भूकंप के प्रभाव हैं, किंतु भारी वर्षा भूकंप का प्रभाव नहीं है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चींटी के डंक में मुख्य रूप से निम्नलिखित में से क्या होता है? टार्टरिक अम्ल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, फार्मिक अम्ल या फिर साइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों चींटी के डंक में मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है फार्मिक अम्ल। दोस्तों फार्मिक अम्ल पाया जाता है HCOOH, ये फार्मिक अम्ल का सूत्र है। फार्मिक एसिड पाया जाता है, और फार्मिक अम्ल क्या है? एक कार्बनिक यौगिक है दोस्तों। क्या है? कार्बनिक यौगिक है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए हैं? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों विश्व के तीसरे नंबर के रईस कौन बन गए हैं? तो दोस्तों विश्व के तीसरे नंबर के रईस बन गए हैं गौतम अडानी। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया, वह एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों हर वर्ष लघु उद्योग दिवस कब मनाया जाता है? 30 अगस्त, 2 सितंबर, 28 अक्टूबर या फिर 3 जुलाई। सही आंसर क्या होगा? जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं एक बार लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे, और सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। बताना है हर वर्ष लघु उद्योग कब मनाया जाता है दोस्तों। हर वर्ष लघु उद्योग कब मनाया जाता है? दोस्तों हर वर्ष लघु उद्योग की बात करी जाएगी तो 30 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 30 अगस्त को हर वर्ष लघु उद्योग मनाया जाता है। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। अगला है कौन भारतीय क्रिकेटर हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं?
हार्दिक पांड्या, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा या फिर रोहित शर्मा। तो दोस्तों कौन भारतीय खिलाड़ी हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज बना है? उसका नाम है रोहित शर्मा, रोहित मैन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो हाल ही में किस राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की योजना की है? असम, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर दिल्ली। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की घोषणा की है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किस निजी दूरसंचार कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुत प्रतीक्षित 5G सेवा की शुरुआत करने की घोषणा की है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सही आंसर क्या होगा? वोडाफोन, एयरटेल, जियो या फिर BSNL। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों हाल ही में निजी दूरसंचार कंपनी ने जल्द ही दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में बहुप्रतीक्षित 5G सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है जियो। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी में WBC का खिताब जीता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। किस मुक्केबाज खिलाड़ी ने सुपर फेदरवेट श्रेणी में WBC का खिताब जीता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो दोस्तों WBC इंडिया का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? इसका एकदम करेक्ट आंसर है मोहम्मद अजहर। तो मोहम्मद अजहर मुक्केबाज खिलाड़ी सुपर फेदरवेट श्रेणी में WBC इंडिया का खिताब जीता। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। तो हर वर्ष 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस किस महान खिलाड़ी की जयंती पर मनाया जाता है? इनका नाम है मेजर ध्यानचंद। दोस्तों 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ और इन्हें दोस्तों हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों हॉकी का जादूगर किस खिलाड़ी को कहा जाता है? तो दोस्तों हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। और साथ ही साथ हर वर्ष जो है 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस इन्हीं के जयंती पर मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हमारे आज का सेशन का लास्ट तक क्वेश्चन था। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से बस इतना ही कहना है लास्ट में कि प्रतिदिन शाम को 8 बजे हमारे सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सभी दोस्त प्रतिदिन शाम को 8 बजे अवश्य जुड़ेंगे और SSC CGL में बेस्ट स्कोर करने के लिए सभी दोस्त 8 बजे अवश्य उपस्थित हों। तो दोस्तों लास्ट में बस वही कहना चाहते हैं जो कि हर रोज़ कहते हैं कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया भी तो क्या जिया, अगर है दम तो उसे पार कर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी को और बोल दे उस किस्मत से, अगर है दम तो मिटा कर दिखा। थैंक यू सो मच दोस्तों।